आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश की रैली के बारे में बताएंगे, जहां उन्होंने आज दो बड़ी बातें कही हैं। इन दोनों बातों को सुनकर आपको समझ में आएगा कि इस चुनाव का ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, अब इस चुनाव के दो अलग अलग रंग, यानी एक सरकार का, सत्ता पक्ष का, और दूसरा विपक्ष का, आपको साफ साफ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बड़ी बात यह कही कि आज भारत इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहां पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार है, और इसीलिए अब आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने कहा कि देश में पहले जब कमजोर और अस्थिर सरकारें थीं, तब दुश्मनों ने उसका पूरा फायदा उठाया और आतंकवादी अपने पैर जमाने लगे थे। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। आपको याद होगा, हाल ही में पाकिस्तान और कनाडा में भी कई आतंकवादी मारे गए, और इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि ये हत्याएं भारत की खुफिया एजेंसियों ने ही कराई है। वैसे तो भारत सरकार औपचारिक तौर पर इसका खंडन ही करती है और ना ही इसका कोई सबूत है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी घर में घुसकर मारने की बात खुलकर कह रहे हैं। इसका मतलब बालाकोट से भी हो सकता है, इसका मतलब उरी से भी हो सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कह चुके हैं कि अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान में जाकर छुप जाएगा तो हम उसे भी वहां घुसकर मारेंगे, उसे भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा और स्थायी सरकार का मुद्दा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी लोगों के सामने उठाया है। उन्होंने ऋषिकेश में अपनी रैली में दूसरी बड़ी बात यह कही कि कांग्रेस के नेता सिर्फ दो परिवारों के लिए काम करते हैं, दो परिवारों के बारे में सोचते हैं। एक है दिल्ली का शाही परिवार यानी गांधी परिवार, और दूसरा इन नेताओं का खुद का अपना परिवार। जबरदस्त चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुछ युवा ऑनलाइन गेमर्स को अपने घर पर बुलाया। ये भारत के सबसे मशहूर गेमर्स हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और जब ये गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो यूट्यूब पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, और इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और ये बहुत ही लोकप्रिय और युवा गेमर्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग से ये गेमर्स हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं, और जो बड़े गेमर्स हैं उनकी सालाना कमाई तो 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच होती है। आज भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 16,000 करोड़ रुपए की है, और आज भारत में 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब आज इन गेमर्स से मिल रहे थे और वो उनके जरिए लाखों करोड़ों युवाओं से भी कनेक्ट कर रहे थे, आप देखिए कि जब इन यंग युवा गेमर्स की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो क्या बातचीत हुई, ये मुलाकात कैसी रही, और भारत की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े प्लेयर नरेंद्र मोदी अब ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लगे। से ज्यादा कंटेंट वो बनाते हैं, रेडियो पर भी बनाते हैं, टीवी पर भी बनाते हैं, डिजिटल पर भी बनाते हैं, राजनीति का गेम भी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, और अब वो ऑनलाइन गेमिंग भी सीख गए हैं। इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन युवा गेमर्स के साथ बड़ी दिलचस्प बातें की, उनकी भाषा में और उन्हीं की शैली में, और उनसे पूछा कि कभी आपने भी गेमिंग और गैम्बलिंग के विवाद का सामना किया है। साथ ही उन्होंने मजाक में इन गेमर्स को यह भी कहा कि वो जानबूझकर थोड़े मैच्योर दिखने के लिए
अपने बालों को सफेद रंगवाते हैं। अब आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को देखिए, जो खुद 53 वर्ष के हैं और वो हमेशा खुद को युवा नेता दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कुर्ता पजामा नहीं पहनते, बल्कि उसकी बजाय टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, स्पोर्ट शूज पहनते हैं। अपनी पदयात्राओं के दौरान बहुत कूल और स्पोर्टी दिखते हैं और कभी कभी आप उन्हें बाइक चलाते हुए भी देखते हैं, जिससे कि देश का जो यूथ है वो उनसे कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं। और राहुल गांधी अपने स्पोर्टी लुक से युवाओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बीकानेर में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैली में गरीबी दूर करने का एक नया फॉर्मूला देश को दिया, जिसमें उन्होंने गरीबी को खटाखट हटाने का एक नया ही तरीका बताया है। वो सुनिए आप। गांधी ने आज गरीबी हटाने का एक नया फॉर्मूला देश को दिया है, और वो भी खटाखट, और एक ही झटके में गरीबी हटाने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, आज से 53 वर्ष पहले, यानी जब राहुल गांधी पैदा हुए थे, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी वर्ष 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और राहुल गांधी आज फिर से उसी गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं। यानी 53 वर्षों में भी ये गरीबी हट नहीं पाई। कैसी गरीबी है जो हटने का नाम नहीं लेती। अब बड़ी बात देखिए क्या है, ये असल में अगर आप देखेंगे ब्लैक और व्हाइट में, एक नए भारत की बात है और एक पुराने भारत की बात है। प्रधानमंत्री मोदी नए भारत की बात करते हैं, वो लोन माफी की बात नहीं करते, वो घर बैठे पैसा देने की बात नहीं करते। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि सारे युवाओं को, परिवारों को, गरीबों को घर बैठे पैसा मिल जाए, उनके लोन माफ कर दिए जाएंगे। और ज्यादातर जो आज के विपक्ष के नेता हैं वो सोचते हैं कि अगर जनता को पैसा दे दिया जाए, सारी चीजें मुफ्त कर दी जाए, तो फिर जनता उन्हें वोट दे देगी। प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है, ये जो सोच थी विपक्ष की, ये पुराने भारत की है। उनकी जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी की, वो नए भारत की है। नए भारत की सोच क्या है? जब देखिए, जब वो गेमर्स को बुलाते हैं, ये ऐसे गेमर्स, ऐसे यूट्यूबर जो खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोच ये है कि लोगों को मुफ्त में उनका लोन माफ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाया जाए, उन्हें उनके अंदर इतनी काबिलियत, उतने स्किल पैदा किए जाएं कि वो बड़े से बड़ा लोन भी चुकाने की क्षमता रखें। अपनी इंस्टॉलमेंट, अपनी किश्तें चुकाने की क्षमता उनकी आनी चाहिए। ये नए भारत की बात है। तो इस बार भारत के वोटर्स, भारत की जनता के बीच ये दो तस्वीरें होंगी। एक विपक्ष होगा जो ये कहेगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, घर बैठे तमाम सुविधाएं देंगे, इंटरनेट का डेटा भी आपको मुफ्त में दे देंगे, आटा भी देंगे, डाटा भी देंगे और पैसा भी देंगे, घर बैठे पेंशन भी देंगे, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस विश्लेषण से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो अगला विश्लेषण शुरू होने वाला है उससे पहले। क्या विपक्षी दलों को वाकई मुसलमानों की चिंता है, या सिर्फ उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए? खास तौर पर ऐसी पार्टियां जो मुसलमानों की सच्चे हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के बारे में दिन रात बातें करते हैं। आपके लिए सरप्राइज यह है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों को ना के बराबर टिकट दिए हैं, या बहुत ही कम तादाद में टिकट दिए हैं। विपक्ष शायद ये सोचता है कि उन्हें मुस्लिम उम्मीदवारों की आवश्यकता ही नहीं है। ईद, इफ्तार, मुख्तार और राम मंदिर से दूरी ही उन्हें देश के मुसलमानों के वोट दिला देगी। तो उनका फॉर्मूला आप देख लीजिए। उनका फॉर्मूला है ईद, इफ्तार और मुख्तार, और इसके साथ राम मंदिर से दूरी बना लीजिए, और उसका नतीजा यह होगा कि उन्हें सारे मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। आज ईद का दिन है। हम अपने तमाम मुस्लिम दर्शकों को ईद की बहुत बधाई देना चाहते हैं, लेकिन उनसे यह भी कहना चाहते हैं कि क्या वोट देने का उनका जो मापदंड है वो यही है, ईद, इफ्तार और मुख्तार और राम मंदिर से दूरी, और वो किसी को भी अपना वोट दे देंगे, या इसके अलावा वो कुछ और भी सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अब तक मात्र 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है अभी तक उत्तर प्रदेश में, जबकि बिहार में आरजेडी ने अब तक 22 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और कांग्रेस ने भी बिहार में अब तक सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जहां पर उनकी बहुत अच्छी संख्या है,
वहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों की अनदेखी की है। जैसे मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत और मुरादाबाद जैसी सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी ने सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। बिहार में मुस्लिम और यादव आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं और इसीलिए वहां कहा जाता है MY समीकरण, जिसकी खोज लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने की थी। MY का मतलब है मुस्लिम प्लस यादव। आरजेडी ने 14% यादवों को तो उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से दुगने से ज्यादा टिकट दिए हैं, लेकिन मुसलमानों की जबरदस्त अनदेखी की है। आरजेडी ने अब तक 22 में से 8 यादव उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मात्र 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है। यानी आरजेडी की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ 9% हैं, जबकि यादव उम्मीदवार उनसे 4 गुना ज्यादा यानी 36% के आसपास हैं। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी हमेशा से ऐसा करती रही हो। 2019 में आरजेडी ने 19 में से 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यह आंकड़ा 26% का होता है, लेकिन इस बार 17% मुस्लिम आबादी वाले बिहार में आरजेडी ने मात्र 9% मुसलमानों को ही टिकट दिया है। यह विश्लेषण हम अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए कर रहे हैं ताकि वो भी देख लें। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष के मुस्लिम उम्मीदवारों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गिरा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने 44 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या घट गई और ये 18 रह गई और इस बार अब तक सिर्फ 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है विपक्ष ने। इसमें भी इस बार भी सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं, यानी सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट बीएसपी ने दिया है, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 में से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के 6 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले कई चुनावों से किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है और इसी को लेकर विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता है बीजेपी पर कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है और इसीलिए वो मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देती है। अपनी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा जरूर हो रहा है। मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से यूट्यूब पर आम आदमी पार्टी के चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूज दोनों ही बढ़ गए हैं और उसने बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है व्यूज के मामले में। अगर हम व्यूज की बात करें तो जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर उसके वीडियोस को 3 करोड़ 80 लाख बार देखा गया, लेकिन मार्च के महीने में गिरफ्तारी के बाद व्यूज की संख्या 16 करोड़ 80 लाख हो गई, जबकि मार्च के महीने में बीजेपी के वीडियोस पर 14 करोड़ 40 लाख व्यूज आए, जो कि आम आदमी पार्टी के व्यूज से कम है। अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के 50,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, एक महीने में 50,000, लेकिन मार्च में 3,60,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, जबकि मार्च में बीजेपी के सिर्फ 90,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी यूट्यूब पर कुल सब्सक्राइबर्स के मामले में भी बीजेपी से आगे निकल गई है। बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर अभी 58 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 59 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बीजेपी से भी ज्यादा हैं और कांग्रेस से भी ज्यादा हैं। हालांकि एक्स पर और इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा है। जहां आम आदमी पार्टी को यूट्यूब पर फायदा मिला है, वहीं अरविंद केजरीवाल को इंस्टाग्राम पर काफी फायदा हुआ है। जनवरी में उनके 67,000 फॉलोअर्स बढ़े थे, जबकि मार्च में 2,38,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। यहां मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, निजी तौर पर उनको कितना फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी से ज्यादा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत फायदा जो हुआ, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुकाबले में आज भी कहीं नहीं ठहरते। यानी पिछले एक महीने में उन्हें फायदा तो हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अगर तुलना की जाए तो इनमें से कोई नेता कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि मार्च के महीने में
प्रधानमंत्री मोदी के 8,72,000 फॉलोअर्स बढ़ गए, जबकि जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी के सर्वाधिक 35 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बढ़ गए थे। आपको बताते हैं कि भारत कैसे इलेक्ट्रिक कार्स का एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है और हो सकता है कि इलॉन मस्क बहुत जल्द टेस्ला कार भारत में ही बनाने लगे। और जिन लोगों को टेस्ला का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब टेस्ला भारत में आएगी तब टेस्ला ही लेंगे, तो उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। और इससे अगर टेस्ला भारत में आती है तो इससे भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, कारों की क्वालिटी बेहतर होगी और कीमतें सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के संस्थापक और सीईओ इलॉन मस्क इसी महीने भारत आ रहे हैं और भारत आने पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कल ही एक्स पर यह लिखा कि वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान जो दोनों के बीच चर्चा होगी उसमें एक बड़ा मुद्दा यह होगा कि इलॉन मस्क बहुत जल्द टेस्ला की फैक्ट्री भारत में ही खोलेंगे। इलॉन मस्क जब भारत आएंगे तो सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का होगा कि वो भारत में टेस्ला की फैक्ट्री कब और कहां शुरू करते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं, उनका रोड मैप क्या है। क्योंकि बहुत दिनों से यह चर्चा हो रही है कि इलॉन मस्क की नजर भारत के बाजार पर है और टेस्ला महाराष्ट्र या गुजरात में किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर अपनी एक फैक्ट्री लगा सकती है। आप जरा यह कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल बस से स्कूल जाता है और वो बस बड़ी अच्छी है, आप ये मानकर चलते हैं, उसका ड्राइवर भी बहुत ट्रेंड है, आप ये मानकर चलते हैं, क्योंकि आप चेक भी नहीं करते और आपको लगता है कि स्कूल ने सोच समझकर अच्छा ड्राइवर ही रखा होगा स्कूल बस के लिए। आपको ये नहीं पता कि इस बस को जो ड्राइवर चला रहा है उसे गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं, क्या वो थका हुआ तो नहीं है, उसे नींद तो नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात, क्या वो शराब के नशे में तो आपके बच्चे को स्कूल लेकर नहीं जा रहा है। अगर ये सब कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चे को जब स्कूल बस में छोड़ते हैं कभी सोचते हैं इस बारे में कि ड्राइवर ने कभी शराब तो नहीं पी रखी, ड्राइवर ट्रेंड है भी या नहीं, और ये जो बस है ये भी सर्टिफाइड है या नहीं। तो जो ड्राइवर आपके बच्चे को स्कूल लेकर जाएगा और वो गाड़ी जो लेकर जाएगी, अगर उसमें जरा सा भी खोट है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये आपको हरियाणा की इस खबर से आज पता चलेगा। आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक प्राइवेट स्कूल की स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया और इसमें 6 स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मारे गए। इस बस में लगभग 40 बच्चे बैठे थे और 15 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि इस बस का ड्राइवर शराब के नशे में था और जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय बस की स्पीड काफी तेज थी। बच्चे डर गए थे और वो लगातार चिल्ला रहे थे, लेकिन ड्राइवर को जरा भी होश नहीं था और बस उसके बाद एक पेड़ से टकरा गई।